हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश हैं और खुशहाल हैं। तो देखिए, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने चैप्टर 4 ऑफ +1 अकाउंटेंसी, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसको हमने कवर किया था। और उसमें एक छोटा सा टॉपिक हमने ऐड किया था, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो चैप्टर 4 तक आप कर चुके हैं, ठीक है जी। तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 जो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन एज पर टीएस ग्रेवाल की बुक जो है उसको कवर नहीं करेंगे। फिलहाल हम चैप्टर 5 को स्किप करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है उसको स्किप करेंगे और डायरेक्टली अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 6 दैट इज अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी। जब आपको थोड़े डेबिट क्रेडिट के नियम अच्छे से पता लग जाएंगे तभी आप अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर करेंगे, तो आपको उसको करने में मजा आएगा, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। इसके चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखेंगे। जो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स है उसी को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। और फिर हम देखेंगे अकाउंट्स और इसकी क्लासिफिकेशन। देखिए, बिजनेस में बड़े सारे अकाउंट्स बनते हैं, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एसेट अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट होते हैं। तो उन सब अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है और उन सब अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के लिए दो अप्रोच हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन की, वो कहती है आप जितने भी आपके अकाउंट्स हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जितने भी आप अकाउंट्स बनाते हैं उन्हें दो तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। उसके बाद पर्सनल अकाउंट की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। पर्सनल अकाउंट तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। उसके बाद है जी इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, ये पर्सनल हो गया। उसके बाद ये इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट आगे दो प्रकार के हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद हम इसकी मॉडर्न अप्रोच देखेंगे। मॉडर्न अप्रोच कहता है हमें पर्सनल, इम्पर्सनल, रियल, नॉमिनल कुछ नहीं पता हमारे लिए। तो अकाउंट की क्लासिफिकेशन में पांच तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है जी। फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एमसीक्यू, एआर और हॉट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये सब कवर करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले टॉपिक पे मैं आपको ले चलता हूं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम। जो पिछला लेक्चर था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में डबल एंट्री सिस्टम का थोड़ा सा पैराग्राफ बताया था थ्योरी के तौर पर। तो आज इसको हम पूरा प्रैक्टिकल और पूरा पूरा चैप्टर इसी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है जी। डबल एंट्री सिस्टम कहता है बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, बिजनेस में ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, कहते हैं जी बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो सभी की सभी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है जी। एक एस्पेक्ट में तो बिजनेस को कुछ वैल्यू रिसीव हो रही होती है और कहा जाए तो इनकमिंग हो रही होती है, इनकमिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है जी। और दूसरे एस्पेक्ट में बिजनेस को वही वैल्यू, उतने ही अमाउंट की वैल्यू आउट गोइंग हो रही होती है या फिर गिविंग हो रही हो, वो बिजनेस उस वैल्यू को दे रहा होता है। ठीक है जी। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उन हर एक ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं। उस ट्रांजेक्शन से एक एक इंपैक्ट में तो बिजनेस को कुछ आ रहा होता है और दूसरे इंपैक्ट में बिजनेस को कुछ जा रहा होता है। इसी इसी दो एस्पेक्ट के कारण, इसी टू फोल्ड इंपैक्ट के कारण, इसी ड्युअलिटी कंसेप्ट के कारण हम हर एक एंट्री को टू प्लेसेस पर रिकॉर्ड करते हैं। उसका डेबिट अलग से करते हैं और उसका क्रेडिट अलग से करते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, वो पर्सन और अकाउंट जो बेनिफिट रिसीव कर रहा होता है, वो पर्सन और अकाउंट जो बेनिफिट रिसीव कर रहा होता है उसको तो हम डेबिट करते हैं। और इसके अलावा कोई भी पर्सन या फिर अकाउंट जो अपना बेनिफिट यील्ड कर रहा होता है, यानी कि अपना बेनिफिट दे रहा होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं।
ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सब ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं। एक इंपैक्ट में तो बिजनेस को कुछ वैल्यू आ रही होती है, रिसीव हो रही होती है, इनकमिंग हो रही होती है। दूसरे एस्पेक्ट में सेम वैल्यू बिजनेस को आउटगोइंग जा रही होती है, वो सेम वैल्यू उसको बिजनेस को दे रहा होता है। ठीक है जी, तो वो पर्सन या वो अकाउंट जिसको बेनिफिट रिसीव हो रहा होता है वो तो डेबिट किया जाता है। वो पर्सन, वो अकाउंट जो बेनिफिट दे रहा होता है, जो अपना बेनिफिट यील्ड कर रहा होता है, जो बेनिफिट गिविंग कर रहा होता है, उसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है जी, अब बिजनेस में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होती जिसका सिंगल इंपैक्ट हो। हर बिजनेस की ट्रांजैक्शन का दो इंपैक्ट होता है। इसी दो इंपैक्ट को ही डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। इसी हर बिजनेस की ट्रांजैक्शन को दो जगह पर, टू प्लेसेस पर रिकॉर्ड करना, डेबिट पर अलग से रिकॉर्ड करना, क्रेडिट पर अलग से रिकॉर्ड करना, इसी सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। आइए इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी, ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज ए टू फोल्ड एस्पेक्ट, the receiving or incoming of value on the one hand, giving or outgoing of the value on the other hand. Due to this twofold aspect, two accounts are affected in opposite direction. One of them is debited and one of them is credited. अब डेबिट किसको कर रहे हैं? The person or account receiving the benefit is debited. और क्रेडिट किसको कर रहे हैं? कह रहे हैं the person or account yielding the benefit, जो बेनिफिट दे रहा है, जो अपना बेनिफिट छोड़ रहा है, या फिर कहा जाए तो पर्सन और अकाउंट गिविंग द बेनिफिट, जो बिजनेस को कुछ दे रहा है, उसको क्रेडिट किया जाता है। There can be no transaction in the business which has only one aspect or which affects only one account. This twofold nature in all the transaction give rise to the term two double entry system. ठीक है जी, जो पर्सन और अकाउंट बेनिफिट ले रहा होगा, बेनिफिट रिसीव कर रहा होगा, उसको डेबिट कर देंगे। कोई पर्सन और अकाउंट बेनिफिट छोड़ रहा होगा, बेनिफिट दे रहा होगा, उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए जी, इसने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता है। एग्जाम्पल इसका कुछ इस प्रकार है। ठीक है जी, इसके एग्जाम्पल में ये कह रहा है जी, हमने ना फर्नीचर परचेज कर लिया, हमने फर्नीचर परचेज कर लिया कैश दे करके। ठीक है जी, तो इसके टू फोल्ड एस्पेक्ट क्या होंगे? किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो फर्नीचर है हमने परचेज कर लिया, तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ गया, तो हम कहेंगे फर्नीचर का अकाउंट हमने डेबिट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया है, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है? वो पर्सन, जो अकाउंट, जो बेनिफिट, वो बेनिफिट रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, वो पर्सन और वो पर्सन या अकाउंट जो बेनिफिट को रिसीव कर रहा होता है, उसको डेबिट किया जाता है। तो फर्नीचर परचेज करने से हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर अकाउंट हमारा बेनिफिट रिसीव कर रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है जी, और अब हम क्रेडिट किसको करेंगे? कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि कैश अकाउंट अपना बेनिफिट यील्ड कर रहा है, कैश के बदले में हमें फर्नीचर मिला है, कैश अकाउंट अपना बेनिफिट यील्ड कर रहा है, अपना बेनिफिट छोड़ रहा है। तो दूसरे एस्पेक्ट में इसने क्या कहा था? द पर्सन और अकाउंट हु गिव समथिंग टू द बिजनेस। हमने फर्नीचर तो आया है, लेकिन फर्नीचर हमें कैश के बदले में आया है ना, तो हमारे को कैश की वजह से फर्नीचर आया है, तो हमारे को बेनिफिट दे कौन रहा है? हमारे को कैश अकाउंट बेनिफिट दे रहा है। तो जो बेनिफिट दे रहा होता है, जो बेनिफिट यील्ड कर रहा होता है, जो बेनिफिट गिविंग कर रहा होता है, उसको क्रेडिट किया जाता है। तो फर्नीचर अकाउंट यहां पर डेबिट होगा और कैश अकाउंट यहां पर क्रेडिट होगा। ठीक है जी, इसका एक और एग्जांपल दिया हुआ है। एक और एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, कह रहे हैं जी, हमने वी रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन। मोहन था, इसको हमने किसी समय में माल उधार पर दिया होगा, हमारा डेटर रहा होगा, ये हमारे को भी पैसे देने आ गया। तो इसके टू फोल्ड एस्पेक्ट क्या होंगे? यहां पर कैश अकाउंट जो होगा डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट क्यों होगा? फिर से आपको इसी स्लाइड पर ले चलता हूं, क्योंकि वो पर्सन और अकाउंट जो बेनिफिट रिसीव कर रहा होता है, रिसीविंग द बेनिफिट, वो डेबिट होता है। यहां पर कैश अकाउंट हमारा बेनिफिट रिसीव कर रहा है, कैश हमारे बिजनेस में आया है। ठीक है जी, कैश बेनिफिट रिसीव कर रहा है, तो इसलिए कैश अकाउंट यहां पर डेबिट होगा। ठीक है जी, और यहां पे क्रेडिट क्या होगा? यहां पर मोहन का अकाउंट क्रेडिट होगा। मोहन का अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि कहते हैं जी, वो पर्सन और अकाउंट जो बेनिफिट दे रहा होता है, हु गिव समथिंग टू द बिजनेस। कैश किसने दिया है? कैश मोहन ने दिया है। मोहन ने अपना बेनिफिट यील्ड कर दिया, मोहन ने अपना बेनिफिट छोड़ दिया, मोहन ने हमारे को बेनिफिट दे दिया। तो वो पर्सन और अकाउंट जो अपना बेनिफिट देता है, who is giving something to the business, मोहन ने बिजनेस को कैश दिया है, तो इसलिए मोहन बेनिफिट दे रहा है, तो मोहन का अकाउंट यहां पर क्रेडिट होगा। ठीक है जी, मान लेते हैं 25,000 था, तो ये 25,000 रुपए से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
ठीक है जी, बस यही ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम है, यही ड्यूअलिटी है, यही डबल एंट्री सिस्टम है, और ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है जी, आइए इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं जी, if a furniture is purchased in business for cash, two fold aspect would be receiving of furniture and giving of cash। हमने कैश के बदले में फर्नीचर परचेज किया तो इसके टू फोल्ड एस्पेक्ट क्या हो गए, फर्नीचर आ गया और कैश चला गया। फर्नीचर आ गया तो जो फर्नीचर हमारा बिजनेस में आ गया उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि जो अकाउंट हमारे को बेनिफिट रिसीव कर रहा होता है उसको हम डेबिट करते हैं। फर्नीचर अकाउंट वुड बी डेबिटेड बिकॉज फर्नीचर इज रिसीविंग द बेनिफिट। उसके अलावा कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को हम क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट ने अपना बेनिफिट यील्ड कर दिया, कैश अकाउंट ने बिजनेस को बेनिफिट दिया है। ठीक है जी, इसी प्रकार अब ये मोहन से हमने 25,000 रुपए ले लिए तो इसके टू फोल्ड एस्पेक्ट क्या होंगे। सबसे पहले तो हमने कैश रिसीव कर लिया, कैश रिसीव कर लिया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैश ने बेनिफिट रिसीव करा है। उसके अलावा बेनिफिट देने वाला कौन है, बेनिफिट देने वाला मोहन है। मोहन इज पर्सन है, तो मोहन का अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि मोहन ने यहां पर बेनिफिट को यील्ड कर दिया, मोहन ने अपना बेनिफिट गिव कर दिया, मोहन ने बिजनेस को बेनिफिट दिया। ठीक है जी, तो जो बिजनेस को दे रहा होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, ये इसका एग्जांपल है। अब इसके नोट्स पर लेते हैं। कहते हैं जी, डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज ए डेबिट। ठीक है जी, जहां पे मेरा कुछ ना कुछ डेबिट होगा और कुछ ना कुछ क्रेडिट हुआ, यहां पर भी कुछ ना कुछ डेबिट हुआ और यहां पर भी कुछ ना कुछ क्रेडिट हुआ, तो हर एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ डेबिट होगा और कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा। ठीक है जी, तो यही कह रहा है जी, हर एक डेबिट के बदले में क्रेडिट होता है, सेम अमाउंट का डेबिट होता है और सेम अमाउंट का क्रेडिट होता है। ठीक है जी, ये इसने इस नोट में बताया है हमारे को। दूसरा कहता है जी, सर्टेन ट्रांजैक्शन में इफेक्ट मोर देन two accounts but the total of debit account and the total of credit account will always be equal। ठीक है जी, यहां तो देखिए एक ही अकाउंट डेबिट हुआ और एक ही अकाउंट क्रेडिट हुआ, यहां पर भी एक ही अकाउंट डेबिट हुआ और एक ही अकाउंट क्रेडिट हुआ। कई बार एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होंगे या फिर एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे, ऐसा भी हो सकता है, उसको आने वाली एंट्री में देखेंगे। ठीक है जी, लेकिन उनका अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ पर 25,000 है तो 25,000 का अमाउंट ही क्रेडिट होगा, अगर यहाँ पे 50,000 है तो 50,000 का अमाउंट ही क्रेडिट होगा। ठीक है जी, अब इसका तीसरा नोट पढ़ लेते हैं। तीसरे नोट में कहता है, इट शुड बी नोटेड दैट डबल एंट्री सिस्टम डजंट मीन दैट ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस बट द अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज रिटन ट्वाइस एट टू प्लेसेस, वंस एज ए डेबिट एंड अगेन एज ए क्रेडिट। देखिए यहां पर मैंने ना एंट्री एक ही डाली है, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। मैं ऐसा यहाँ पे एंट्री दो बार नहीं लिखूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री तो मेरी एक ही रहेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन उस एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट में दो बार लिखूंगा। तो यही कह रहा है जी, आप एंट्री दो बार नहीं डालोगे। एंड डबल एंट्री सिस्टम डजंट मीन दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। ट्रांजैक्शन को हम दो बार रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो अमाउंट है ट्रांजैक्शन का उसको टू प्लेसेस पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट पर अलग से रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट पर अलग से रिकॉर्ड करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू, एआर इत्यादि में ये पॉइंट अक्सर पूछा जाता है और बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज भी रहते हैं। इसलिए मैंने इसका नोट्स अपने नोट से मैंने इसका अलग से एक नोट बनाया। मैं इसको फिर से डिफाइन कर दूं, जो अमाउंट डेबिट होगा सेम अमाउंट क्रेडिट भी होगा, जो अमाउंट डेबिट हुआ सेम अमाउंट क्रेडिट भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंट्री दो बार पास होगी, एंट्री तो केवल एक ही बार पास होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, उसके अमाउंट दो जगह पर जाएंगे, डेबिट पर अलग से जाएगा और क्रेडिट पर अलग से जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अकाउंट्स। देखिए मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपको कराया था ना, वहां पे मैं आपको अकाउंट्स की टर्म्स, अकाउंट्स को मैं थोड़ा सा पढ़वा चुका हूं। मैं आपको अकाउंट्स को फिर से रिवाइज करवा देता हूं। वहां पर मैंने क्या क्या पढ़ाया था। हमने बताया था जी, अकाउंट्स जो होता है उसको हो टी शेप का अकाउंट्स होता है। उसके ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है, राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है और इसमें सेम नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। मान लेते हैं मैंने सेल्स का अकाउंट बनाया, तो सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो इस अकाउंट में जाएंगी, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुई है, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन मेरी कैश में हुई है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मान लेते हैं मेरा अकाउंट परचेज से रिलेटेड है, तो परचेज की ट्रांजैक्शन इसी अकाउंट में जाएंगी, चाहे वो क्रेडिट में परचेज किया है, चाहे वो मैंने कैश में परचेज किया है। इतना तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं और इसको समझते हैं अकाउंट को। ठीक है जी, अब देखिए टी शेप का होता है, वहां तक तो बात ठीक है। अब इसमें कुछ एक कॉलम और होते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है इसमें डेट का कॉलम। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा कॉलम इसमें होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम।
तीसरा कॉलम इसमें होता है JF यानी कि जर्नल फोलियो, ठीक है। और उसके बाद चौथा कॉलम इसमें होता है अमाउंट, यानी कि जो भी डेबिट अमाउंट होगा उसका, ठीक है जी। ये जो है आपने एक साइड ऑफ अकाउंट है। अब इसकी जो लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट है ना, राइट साइड ऑफ अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड का बिल्कुल मिरर है। यहां पर भी आप सबसे पहला कॉलम डाल दीजिए डेट का, ठीक है जी। दूसरा कॉलम जो होगा वो होगा पर्टिकुलर्स का, ठीक है जी। तीसरा कॉलम जो होगा जर्नल फोलियो का होगा। चौथा कॉलम जो होगा वो अमाउंट का होगा, ठीक है जी। बस ये अमाउंट, जो ये वाला अमाउंट होगा राइट हैंड साइड में, इसमें क्रेडिट के अमाउंट लिखे जाएंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट का कॉलम है इसमें डेबिट का अमाउंट लिखा जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका अकाउंट होता है, ठीक है जी। अब ये देखिए, जब मैंने आपको अकाउंटिंग की प्रोसेस समझाई थी तो मैंने आपको बताया था कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है सबसे पहले जर्नल बुक में जाती है। जर्नल बुक में एंट्री जाने के बाद उसको हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो मैंने अभी अभी आपको ये एंट्री समझाई ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ये हम एंट्री करेंगे जर्नल बुक में, ठीक है जी। अब मैं मान लेता हूं जर्नल बुक में एंट्री होने के बाद इसी अकाउंट को मैं लेजर बुक में लेकर के जाऊंगा, लेजर में पोस्ट करूंगा। मान लेते हैं मेरा अकाउंट जो है ना, ये मेरा मोहन का अकाउंट है, ठीक है। ये अकाउंट जो है मोहन का अकाउंट है। अब मैं जर्नल बुक में जाऊंगा और जर्नल बुक में देखूंगा मैंने मोहन के अकाउंट की ये वाली जो एंट्री की हुई है जर्नल बुक में कौन से पेज पर की हुई है। मान लेता हूं ये मेरा पेज नंबर 1 ही था, ठीक है। तो मेरे पेज नंबर 1 पर मैंने एंट्री की हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन का अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो रहा है कैश के थ्रू, तो मैं यहां पर मोहन का अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, 25,000 से मैं क्रेडिट लिख दूंगा और जर्नल फोलियो नंबर में 1 लिखूंगा, ये पेज नंबर 1 है, ठीक है जी। अगर मोहन का अकाउंट डेबिट हो रहा होगा तो मैं यहां पर डेबिट जिससे भी हो रहा होगा डेबिट में लिख दूंगा, कौन सी डेट को हुआ यहां पर मैं डेट्स लिख दूंगा, और कौन से पेज पर है जर्नल फोलियो में ये एंट्री उस जर्नल फोलियो का मैं नंबर लिख दूंगा, ठीक है जी। तो ये आपका अकाउंट होता है। देखिए अकाउंट्स की ना थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ लेंगे, वही रिपीटिशन है। मैं आपको बता दूं ये टी तरीके का होता है। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। समराइज बहुत ही लेजर को समराइज कर देता है, मतलब कि सारी लाइक वाइज ट्रांजेक्शन, कैश की ट्रांजेक्शन कैश के लेजर में, सेल्स की ट्रांजेक्शन के सेल्स के लेजर में, परचेज की ट्रांजेक्शन परचेज के लेजर में, इस तरीके से ये जो है सबको समराइज कर देता है, ठीक है जी। अब इसने वही सारे कॉलम बता दिया। सबसे पहले जो भी आपका अकाउंट होता है अकाउंट का नाम ऊपर लिखा जाता है। आपका कैश अकाउंट है तो ये कैश अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। आपका परचेज अकाउंट है तो फिर हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। फिर कहते हैं जी अकाउंट दो आइडेंटिकल साइड्स होती हैं, वर्टिकल लाइन से उसको क्लासिफाई किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो सब मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड होती है, डेट लिखी जाती है, फिर डेट लिखने के बाद यहाँ पे नेम लिखा जाता है, पार्टी का जो पर्टिकुलर्स होता है वहां पर नेम लिखा जाता है, कौन से नेम के कारण वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, ठीक है जी। फिर फोलियो नंबर लिखा जाता है, फिर लास्ट कॉलम में अमाउंट लिखा जाता है, वही सब थ्योरी है। ये फिर से मैंने आपको एक फॉर्मेट दे दिया है अकाउंट का फॉर्मेट में, पहले डेट है, फिर पर्टिकुलर्स है, फिर जर्नल फोलियो नंबर है, फिर अमाउंट है, ठीक है जी। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इस तरीके से राइट हैंड साइड में भी डेट है, पर्टिकुलर्स है, जनरल फोलियो नंबर है, फिर आपका अमाउंट है। डेबिट अलग है, क्रेडिट अलग है, ठीक है जी। अब देखिए जो अकाउंट्स होते हैं ना बिजनेस में, बहुत सारे प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। कैश किसी से रिसीव कर लिया तो कैश का अकाउंट बनाएंगे, हम कोई फर्नीचर परचेज कर लिया है बिजनेस में तो फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे, हम लोगों ने बिजनेस में कंप्यूटर परचेज कर लिया तो कंप्यूटर का अकाउंट बनाएंगे, हम लोगों ने बिजनेस में कोई बिल्डिंग परचेज कर ली तो बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे, बिल्डिंग के बाद हमने कोई लैंड परचेज करी तो लैंड का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने कोई अपनी आइटम सेल कर दी, मैंने अपना रिवेन्यू जनरेट कर लिया, सेल कर दी तो सेल का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। मेरे को किसी ने रेंट, मैंने किसी से लेना था, अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग मैंने किसी को किराए पर दी हुई थी, मैंने उससे रेंट मैंने ले लिया तो रेंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है जी। मैंने किसी को सैलरी पे कर दी तो मैं सैलरी का अकाउंट बनाऊंगा, मैंने किसी को वेजिस पे कर दी तो मैं वेजिस का अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और हो सकते हैं, मान लेते हैं मैंने किसी को 5,000 रुपया का माल उधार पर दिया था, माल पर उधार देने के कारण वो मेरा डेटर कहलाया तो मैं डेटर का अकाउंट बनाऊंगा। मैंने किसी से माल उधार पर ले लिया, माल उधार पर लेने जिससे मैं लेता हूं उसको मैंने कल को पैसे वापस देने होते हैं, मेरे क्रेडिटर होते हैं तो मैं डेटर का अकाउंट बनाऊंगा, क्रेडिटर का अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है जी। और इसके अलावा मान लेते हैं मैंने किसी XYZ कंपनी से
मैंने लोन ले लिया तो बैंक लोन का अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से बड़े सारे अकाउंट होते हैं। अब ये बड़े सारे अकाउंट हैं, जितने भी अकाउंट हैं, इन सबको क्लासिफाई कैसे करेंगे? इन सब की क्लासिफाई करने की दो अप्रोच है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच हम करने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये पढ़ लीजिए, कहते हैं अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बोलती है जी, इसको एक बार मॉडर्न क्लासिफिकेशन को आप होल्ड पे रख दीजिए। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बोलती है जी, आपके बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, उन सभी अकाउंट्स को मैं दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकता हूं। एक तो है जी पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? जो भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। मैंने किसी को माल उधार पर दे दिया, किसी आदमी को दिया होगा, किसी फर्म को दिया होगा, किसी कंपनी को दिया होगा, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया होगा, वो सब के सब पर्सनल हैं, ठीक है जी। इम्पर्सनल अकाउंट क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट है जी, जो अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं है वो इम्पर्सनल अकाउंट है, ठीक है जी। मैं फर्नीचर परचेज करके लाया, मैं कंप्यूटर परचेज करके लाया, मैंने बिजनेस में कोई सेल्स कर दिया, परचेज कर दिया, सैलरी दे दी, रेंट रिसीव कर दिया, तो वो सारे पर्सन से रिलेटेड अकाउंट नहीं है, इसलिए वो सारे के सारे इम्पर्सनल अकाउंट हैं, ठीक है जी। अब ये देखिए जी, पर्सनल अकाउंट भी ना, पर्सनल अकाउंट भी आगे तीन तरीके के अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट भी एक तरीके का नहीं है, पर्सनल भी तीन तरीके के हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी। सबसे पहले तो देखिए नेचुरल पर्सन क्या होता है। नेचुरल पर्सन मतलब क्या जी? जो नेचुरल पर्सन है, जिसको भगवान ने बनाया है, मैं, आप, मोहन, सोहन, राम, श्याम, हीरालाल, पन्नालाल, वो सारे के सारे नेचुरल पर्सन है, इनको भगवान ने बनाया है, वो सारे के सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे, ठीक है जी। सिंपल ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो नेचुरल पर्सन अकाउंट होते हैं। देखिए और थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं मैंने अपना गुड्स मोहन को उधार पर बेच दिया। अब मोहन जो मेरा डेटर कहलाया, उस मोहन से मैंने पैसे लेने हैं, ठीक है जी। तो वो मोहन नेचुरल पर्सन है, तो मेरा वो जो मोहन का अकाउंट मैं खोलूंगा ना अपनी बुक्स में, वो मोहन का अकाउंट मेरा नेचुरल पर्सन है। या फिर मोहन, इसके अलावा हो सकता है मैंने मोहन की तरह बड़े सारे लोगों को माल उधार पर, मोहन को दिया हुआ है, सोहन को दिया हुआ है, राम को दिया हुआ है, श्याम को दिया हुआ है, बागेश्वर को दिया हुआ है। वो सारे के सारे इंसान जो हैं भगवान ने बनाए हैं, तो वो सारे के सारे जो मेरे पर्सनल कहलाते हैं उनको मैं डेटर्स बोल देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को माल उधार पर दिया हुआ है, मोहन को दिया हुआ है, सोहन को दिया हुआ है, राम को दिया हुआ है, श्याम को दिया हुआ है, तो वो सारे के सारे क्यों हैं? एक कॉमन नेम है उनके लिए, डेटर्स। तो वो सारे के सारे डेटर्स जो हैं मेरे पर्सनल अकाउंट हैं, क्योंकि वो सारे के सारे एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से मान लेते हैं मैंने किसी से माल उधार पर लिया हुआ है, माल उधार पर लिया हुआ है तो क्रेडिटर्स कहलाएंगे, उनको मैंने पैसे देने हैं, ठीक है जी। मैंने मान लेते हैं मैंने जो माल उधार पर लिया हुआ है, अब्दुल से लिया हुआ है, जॉन से लिया हुआ है, शिवानी से लिया हुआ है, ठीक है, नाम लिख देता हूं, जॉन से लिया हुआ है, अब्दुल से लिया हुआ है, ठीक है जी, शिवानी से लिया हुआ है, ठीक है, आकांक्षा से लिया हुआ है। तो वो सारे के सारे नेचुरल पर्सन है, इनको मैंने कल को पैसा वापस देना है, तो डेटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, ये सारा का सारा आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है जी। ओके, ये तो हो गया आपका जी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, नेचुरल पर्सन क्या? जो नेचुरली पर्सन है जिसको भगवान ने बनाया है। दूसरा है जी नेचुरल पर्सन के बाद जो है वो है मेरा आर्टिफिशियल पर्सनल। देखिए वो पर्सन जिसे भगवान ने नहीं बनाया है बल्कि जिसे इंसान ने बनाया है, ठीक है जी। देखिए मैं तरुण कुमार मेरा नाम है, लेकिन जो मैंने तरुण छाबड़ा क्लासेस जो मैंने बनाया हुआ है ना, तरुण छाबड़ा क्लासेस को मैंने रजिस्टर्ड कराया हुआ है। तरुण छाबड़ा क्लासेस में मेरे अलावा मेरे बहुत और भी बहुत से टीचर हैं, कोई स्टाफ है, ठीक है जी। तो वो मैंने पेपर पे रजिस्टर कराया हुआ है, उसका जीएसटी नंबर लिया हुआ है, उसको मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कराऊं, पार्टनरशिप रजिस्टर कराऊं या फिर कंपनी रजिस्टर कराऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। लेकिन वो जो सारे के सारे मान लेते हैं मैंने कोई
किसी ने अपना बिजनेस बनाया और सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर रजिस्टर करा दिया, किसी ने अपना बिजनेस बनाया और 2-3 पार्टनर्स ने मिलकर पार्टनरशिप एक्ट में उसको रजिस्टर्ड करा दिया, या फिर किसी ने कोई कंपनी खोल ली, ठीक है जी, अंबानी ने कंपनी खोली हुई है, रिलायंस कंपनी, टाटा ने टाटा कंपनी खोली हुई है, सेलो पेन बनाने वालों ने सेलो कंपनी खोली हुई है, तो वो सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, वो सारे के सारे पर्सन है, वो बिजनेस में एज ए पर्सन के तौर पर काम करते हैं, लेकिन वो पर्सन इंसान ने बनाए हैं, वो पर्सन भगवान ने नहीं बनाए हैं, इसलिए वो सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। अब आते हैं जी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है जी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है जी, देखिए मान लेते हैं मैं अपनी बिजनेस में मैंने बड़े सारे इंप्लॉय रखे हुए हैं, बड़े सारे इंप्लॉयज को मैं 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी देता हूं, ठीक है जी। तो वो क्या करा, आखिरी के जो 2 मंथ थे ना मेरे साल के, फरवरी 25 और मार्च 25, आखिर के 2 मंथ में मैंने उनको सैलरी नहीं दी, मेरे पास कैश नहीं था, ठीक है जी। मैंने उनको कहा जी आपको मैं सैलरी दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन मेरा पास कैश नहीं है, मैं अगले साल आपको दे दूंगा। तो इस साल मैं उनके लिए एक अकाउंट खोलूंगा, तो मैं उनके लिए जब एक अकाउंट खोलूंगा तो मैं लिखूंगा उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है जी। अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या है? वो सारे के सारे इंप्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको मैंने सैलरी देनी है, इसलिए मेरे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहलाया, ठीक है जी। अब एक और अकाउंट होता है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है जी। मैंने अपने इंप्लॉइज के लिए मैंने इंश्योरेंस ले रखा था, कल को मेरी कंपनी में इंप्लॉइज को कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी, ठीक है जी। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कहा जी आप मेरे से 25,000 रुपए साल की किस्त लेते हैं, आप मेरे से ना 2 साल की किस्त एक बारी में ही ले लीजिए, ठीक है जी। तो मैंने उसको 25,000 मैंने उसको अगले साल की किस्त भी दे दी, तो मैंने टोटल उसको 50,000 रुपया दे दिया। तो 25,000 तो मेरे इस साल का एक्सपेंडिचर कहलाया, लेकिन 25,000 रुपया जो मैंने अगले साल का एक्सपेंडिचर उसको इसी साल दे दिया, वो मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस है, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको मैंने अपना इंश्योरेंस एडवांस में दे दिया। अब मैं उस कंपनी से डिमांड कर सकता हूं कि आप मेरे को अगले साल भी सर्विसेज दोगे, क्योंकि मैं आपको एडवांस में इसका पैसा दे चुका हूं। अगर किसी कारणवश वो मेरे को अगले साल सर्विसेज नहीं देता है, उसकी कंपनी बंद हो जाती है, तो मैं उसे 25,000 रुपया उस कंपनी से मैं वापस डिमांड कर सकता हूं, ठीक है जी। तो वो मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है किसी कंपनी को जिसको मैंने इंश्योरेंस प्रीपेड कर दिया है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से मान लेते हैं मैंने रेंट पे करता था, मैंने किसी को अगले साल का रेंट भी इसी साल पे कर दिया, तो मैंने जिस आदमी को, जिस कंपनी को, जिस फर्म को मैंने रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो मेरा प्रीपेड रेंट कहलाएगा, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहलाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से एक और टर्म है अनअर्न्ड कमीशन, ठीक है जी। तो ऐसा है जी, मान लेते हैं मेरी कोई सर्विसेज प्रोवाइडर हूं, मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं कुछ भी हूं, मेरे को कमीशन मिलती है, तो मेरे को सामने वाली पार्टी ना मेरे को 2 साल की कमीशन इसी साल में दे करके चली गई, ठीक है जी। इसी साल में जब वो मेरे को दे करके चली गई, तो वो मेरी इस साल की कमीशन नहीं थी, मेरी इस साल की कमीशन नहीं थी, लेकिन वो अगले साल की कमीशन मेरे को इसी साल में दे करके चली गई, तो मेरी अनअर्न्ड कमीशन कहलाई, वो मेरी अनअर्न्ड, मैंने अर्न नहीं करी थी, ठीक है जी। तो अब वो अनअर्न्ड कमीशन मेरे लिए एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने उस सामने वाले बंदे से अभी मैंने कमीशन एडवांस में ले ली है, लेकिन वो मेरी अभी कमीशन अर्न नहीं हुई है, तो मैं अब बाउंड हूं, मैं आने वाले सालों में उसको कमीशन, मैं उसको उस कमीशन के बदले में सर्विसेज दूंगा। अगर मैं उसको सर्विसेज नहीं दे पाया तो मैं इस कमीशन उसको वापस करूंगा। तो जिससे मैंने वो अर्न कमीशन ली है किसी फर्म से, किसी कंपनी से, किसी आदमी से, तो वो आदमी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये अर्न कमीशन अकाउंट जो है उस आदमी को, उस फर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए अर्न कमीशन भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है जी। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच में आपको बाद में बता दूंगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, कहती है जी बिजनेस में जितने भी अकाउंट होते हैं उसको हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पर्सनल अकाउंट, जितने भी अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होते हैं वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। पर्सनल अकाउंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है जी। पर्सनल अकाउंट
फिर से इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। कहता है जी अकाउंट्स विच रिलेट टू द पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। एग्जांपल्स इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज, डेटर, क्रेडिटर्स, बैंक एक्सेट्रा आर पर्सनल अकाउंट। जितने भी अकाउंट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करें, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करें, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को रिप्रेजेंट करें, वो सारे के सारे आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है जी। कैपिटल, ड्राइंग्स एक्सेट्रा बिलोंग टू प्रोप्राइटर आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी। मैंने आपको ना बहुत शुरुआत में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं मिस्टर मंदानी हूं, कुछ बंदानी हूं। मैंने गुजरात के जामनगर में रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाई और मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का जो अपना बिजनेस मैंने स्टार्ट करा, चाहे मैंने उसको सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करा, चाहे मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट करा, चाहे मैंने एज ए कंपनी स्टार्ट करा, उसको मैंने एक नाम दे दिया डेक्स्टर इंग्लैंड। डेक्स्टर इंग्लैंड आज से अलग हुआ और मैं मिस्टर मंदानी जिसने बिजनेस स्टार्ट करा है वो अलग हुआ। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट नहीं, आपको समझाया था। ठीक है जी। अब देखिए मैं मंदानी तो एक नेचुरल पर्सनल हूं, ठीक है जी। और मिस्टर डेक्स्टर इंग्लैंड जो मैंने अपने नाम से डेक्स्टर इंग्लैंड के नाम से मैंने बिजनेस बना दिया, वो मेरे लिए एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि मैंने उसको रजिस्टर्ड करा लिया होगा, जीएसटी नंबर ले लिया, उसको रजिस्टर्ड करा दिया, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब देखिए जब डेक्स्टर इंग्लैंड, अब मिस्टर मंदानी ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना अपने घर से 50 लाख रुपए की कैपिटल ले आया। अब मिस्टर मंदानी जब 50 लाख रुपए की कैपिटल ले आए, वो पूंजी ले आए, तो जब ये डेक्स्टर इंग्लैंड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक कैपिटल अकाउंट बनाएगा। अब ये कैपिटल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल अकाउंट मिस्टर मंदानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो किसी आदमी का अकाउंट होता है, वो किसी नेचुरल पर्सन का अकाउंट होता है। ठीक है जी। मैं रिपीट कर दूं, डेक्स्टर इंग्लैंड जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब वो 50 लाख रुपए की जो मिस्टर मंदानी कैपिटल लेकर के आए हैं उसके लिए कैपिटल अकाउंट खोलेगा, और वो कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल अकाउंट मिस्टर मंदानी का अकाउंट है, एक नेचुरल पर्सन का अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो हमेशा एक पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसी तरीके से मान लेते हैं मिस्टर मंदानी को पैसों की जरूरत पड़ गई आज से 2-3 साल बाद, उसने क्या करा, 10 लाख रुपया अपनी कैपिटल से बिजनेस से उसने 10 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। जब वो विड्रॉ करेगा तो हम एक ड्रॉइंग अकाउंट खोलेंगे। ड्रॉइंग अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्रॉइंग अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर मंदानी ने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया। ठीक है जी। तो ड्रॉइंग अकाउंट किसका है? मंदानी का अकाउंट है, वो मंदानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मंदानी एक नेचुरल पर्सन है, तो ड्रॉइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट नेचुरल पर्सन अकाउंट कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। इसको आपने याद रखना है, इसको आपने भूलना नहीं है। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके अलावा कह रहे हैं जी द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल अकाउंट इज टू नो द बैलेंस ड्यू टू एंड ड्यू फ्रॉम पर्सन। पर्सनल अकाउंट कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी। ठीक है जी। पर्सनल अकाउंट देख के हमें पता चल जाता है कि हमने उस आदमी का कितना पैसा देना है और कितना पैसा लेना है। अब मिस्टर मंदानी का जब कैपिटल अकाउंट बनेगा ना तो उसमें 50 लाख रुपया लिखा जाएगा। 50 लाख रुपया जब लिखा जाएगा तो हमें पता लग रहा है कि हमने मिस्टर मंदानी के 50 लाख रुपए देने हैं। तो कह रहे हैं हर एक पर्सनल अकाउंट ये बताता है कि आपने उस आदमी का कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है। अब पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन क्या है जी? कह रहे हैं नेचुरल पर्सन accounts which relate to the natural person, that is human beings, are called natural personal account, or simply we can say that natural person are the creation of God। natural person कौन है? जो naturally person है, जिसे भगवान ने बनाया है। जो simple human being है वो natural person है, natural person को भगवान ने बनाया है। ठीक है जी। artificial person कौन है? या फिर एक बार natural person के एग्जाम्पल देखते हैं पहले। ठीक है जी। कह रहे हैं नेचुरल पर्सन कौन है? मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ऑल आर दी नेचुरल पर्सन अकाउंट। ठीक है जी। ये सारे के सारे नेचुरल पर्सन है। कैपिटल अकाउंट बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बिजनेस ओनर कुछ ना कुछ आपका नेचुरल पर्सन होता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट भी बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो भी आपका नेचुरल पर्सन होता है। डेटर्स कौन होते हैं? आपके डेटर्स मान लेते हैं वो सारे के सारे आपके जो डेटर्स हैं, मोहन, सोहन, राम, श्याम इत्यादि सारे आपके डेटर्स हैं जिनसे आपने पैसा लेना है, तो सारे के सारे आपके नेचुरल पर्सन है, इसलिए वो डेटर्स अकाउंट भी आपका नेचुरल पर्सन कहलाएगा और क्रेडिटर्स भी नेचुरल पर्सन कहलाएगा। ठीक है जी। अब कह रहे हैं जी आर्टिफिशियल पर्सन, accounts which relate to corporate bodies or institutions which are recognized as person in business dealing। वो सारे अकाउंट जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं जिन्हें हमने रजिस्टर करा लिया है,
ठीक है जी। और कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, वो सारे के सारे नेचुरल किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। ठीक है जी। इसने एग्जांपल दे दिया अकाउंट्स ऑफ क्लब, फर्म्स, बैंक, लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ एजेंसीज और रिकॉग्नाइज्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए कोई कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, फर्म इत्यादि इत्यादि, ये सब रजिस्टर्ड कराए जाते हैं, इनका जीएसटी नंबर लिया जाता है, इनको किसी ना किसी एक्ट में रजिस्टर कराते हैं, ये आगे रजिस्टर होने के बाद ये एक तरीके से पर्सन बन जाते हैं, तो ये सारे के सारे आपके आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। देखिए बैंक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। बैंक का अकाउंट जो होता है ना, वो भी एक आर्टिफिशियल कंपर्सन होता है। अच्छा, आपने बैंक में अकाउंट में खुलवाया होगा, एचडीएफसी बैंक में, एसबीआई में, पंजाब नेशनल बैंक में, आईसी, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो सारे के सारे बैंक बैंकिंग एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किए गए हैं, रजिस्टर हो चुके हैं, इसलिए वो सारे के सारे बैंक जो रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। ठीक है जी, वो आर्टिफिशियल पर्सन हैं। ठीक है जी, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होता है, इसको आपने अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से आपने याद रखना है। ठीक है जी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वही कह रहा है जी, जो अकाउंट एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहलाते हैं। कह रहे हैं जी, इफ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आर नॉट पेड टू एम्प्लॉइज, द अमाउंट पेबल टू दीज एम्प्लॉइज विल बी एडेड एंड पुट अंडर ए कॉमन टाइटल दैट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है जी, आपने सैलरी, दिसंबर की सैलरी अपने एम्प्लॉइज को नहीं दी, तो जितनी सैलरी थी उसको आप सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से एक अकाउंट खोलेंगे, और वो सैलरी आउटस्टैंडिंग एक पर्सन को, ग्रुप ऑफ पर्सन को, एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये कितने भी अकाउंट है आपके, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, accrued इंटरेस्ट, इनकम रिसीवेबल, इनकम अर्न, ये किसी ना किसी कंपनी को, किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, पिछली स्लाइड पर तो मेरा कुछ नहीं रहा, हाँ कुछ नहीं रहा। अब इसने जी रूल बता दिया, जो आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं उसे आप रिकॉर्ड कैसे करते हैं। कहते हैं जी, जो भी पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने का नियम बड़ा ही सिंपल है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इन अदर वर्ड्स, डेबिट द पर्सन who receives something from the business and credit the person who gives something to the business। इसको एग्जांपल से समझते हैं। कह रहे हैं जी, इसने पे एक एग्जांपल दे दिया, आपने एग्जांपल में कहता है जी, हमने ना 2 लाख रुपया हरी को पे कर दिया। हरी कौन है, पहले तो आप ये बताइए। हरी नेचुरल पर्सन है, सिंपल सी बात है, हरी एक आदमी है, भगवान ने बनाया है। ठीक है, तो अभी अभी आपने एक नियम पढ़ा है, ठीक है जी, आपने अभी अभी एक नियम पढ़ा है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या बोलता है जी, पर्सनल अकाउंट का नियम बोलता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी, अब देखिए, हमने 2 लाख रुपया हरी को पे कर दिया, हमने 2 लाख रुपया हरी को पे कर दिया। तो यहां पे देखिए दो दो अकाउंट आपके इंपैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमने कैश में पे करा, तो ठीक है, तो एक तो आपका कैश का अकाउंट है, दूसरा हमने हरी को पे करा तो हरी का अकाउंट है। अब यहां पे नियम क्या है, नियम है जी डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर फिर से दिखाता हूं आपको, डेबिट द रिसीवर, और इसको डिफाइन करा है डेबिट द पर्सन अकाउंट हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस। हमने 2 लाख रुपया हरी को पे कर दिया, तो हरी, बिजनेस ने हरी को पैसा पे कर दिया, तो रिसीवर कौन हुआ, रिसीवर यहां पर हरी हुआ, तो हरी का अकाउंट यहां पर डेबिट होगा 2 लाख रुपए से। डेबिट द रिसीवर, यहां पर रिसीवर कौन है, यहां पर हरी रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, हरी यहां पर रिसीवर है, हरी ने, बिजनेस ने हरी को पैसा दिया, बिजनेस ने हरी को पैसा दिया, हरी यहां पर रिसीवर है। तो डेबिट द रिसीवर, 2 लाख रुपया जब हमने हरी को दिया तो हमने हरी का अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि यहां पर नियम है डेबिट द रिसीवर। कैश अकाउंट यहां पर क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट यहां पर क्रेडिट क्यों होगा, और आपको अगले नियम में अच्छे से समझाता हूं, एक बार कैश अकाउंट क्रेडिट को आप छोड़ दीजिए। ठीक है जी, दूसरा एग्जाम्पल यहां पर है जी, रिसीव्ड ₹1 लाख
फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से 1 लाख रुपया ले लिया। ठीक है जी, इसमें तो पहले आप मेरे को दो अकाउंट बताइए कौन कौन से अकाउंट इंपैक्ट होंगे। सबसे पहले तो मोहन से हमने 1 लाख रुपया ले लिया तो कैश अकाउंट, दूसरा कौन सा अकाउंट है, मोहन अकाउंट। ठीक है जी, मोहन का अकाउंट यहां पर क्रेडिट होगा। मोहन का अकाउंट यहां पर क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि यहां पर नियम है क्रेडिट द गिवर, जो बिजनेस को कुछ देता है उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। मैं आपको यहां पे भी दिखा देता हूं, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द पर्सन अकाउंट हु गिव समथिंग टू द बिजनेस, क्रेडिट द पर्सन अकाउंट हु गिव समथिंग टू द बिजनेस। ठीक है जी, मोहन ने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया है, मोहन ने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया है, तो यहां पर मोहन कौन है, गिवर है। क्रेडिट द पर्सन अकाउंट हु गिव समथिंग टू द बिजनेस, मोहन ने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया हुआ है, तो क्रेडिट द गिवर के नियम पे हम मोहन का अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि मोहन यहां पर गिवर है। ठीक है जी, कैश का अकाउंट डेबिट क्यों होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए क्रेडिट द गिवर, मोहन ने 1 लाख रुपया दिया है तो मोहन का अकाउंट यहां पर क्रेडिट होगा। यहां पे डेबिट द रिसीवर था। ठीक है जी, हरी को 2 लाख रुपए रिसीव हुए थे बिजनेस से, इसलिए हमने हरी के अकाउंट को डेबिट किया था। क्रेडिट द गिवर, मोहन ने 1 लाख रुपया बिजनेस को दिया था इसलिए मोहन का अकाउंट क्रेडिट हुआ था। ठीक है जी, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। वही एग्जांपल है, कह रहे हैं हमने 2 लाख रुपया हरी को पे किया। इन दिस केस टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड, हरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट द रिसीवर, हरी अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द एंट्री एज ही इज द रिसीवर ऑफ कैश। हरी का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसको कैश मिल गया है। ठीक है जी, साइमल्टेनियसली इसको छोड़ देते हैं, तो हरी का अकाउंट यहां पर डेबिट हो गया। ठीक है जी, अब कहते हैं जी रिसीव रुपीज 1 लाख फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने 1 लाख रुपया ले लिया, तो यहाँ पर दो अकाउंट जो कौन इंपैक्ट होंगे, वो यहाँ पर कैश अकाउंट इंपैक्ट होगा और मोहन का अकाउंट इंपैक्ट होगा। कह रहे हैं जी एज अकॉर्डिंग टू द रूल क्रेडिट द गिवर, मोहन अकाउंट विल बी क्रेडिट इन द एंट्री एज ही इज द गिवर ऑफ कैश। मोहन का अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि मोहन ने बिजनेस को कैश दिया है, मोहन यहाँ पर गिवर है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने मोहन का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। ठीक है जी, ये तो आपके हो गए पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के नियम। अब है जी इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन तो यही है जी, जो पर्सन के अकाउंट नहीं है वो आपके इम्पर्सनल अकाउंट है। ठीक है जी, अब आपके बिजनेस में मशीनरी लेते हैं, कैश होता है, रेंट होता है, सेल्स होती है, कैश होती है, कंप्यूटर होता है, सैलरी होती है, वेजिस अकाउंट होते हैं, ये किसी पर्सन के अकाउंट नहीं है, ये किसी पर्सन के अकाउंट नहीं है, इसलिए ये इम्पर्सनल अकाउंट है। आइए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी, कैश, रेंट etc are called impersonal accounts. Impersonal accounts can be further divided into two categories, real account and nominal account. Real accounts, impersonal accounts को दो तरीकों से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट कहते हैं जी द अकाउंट्स विच आर द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स the accounts of all those things whose value can be measured in terms of money and which are properties of business are termed as real accounts. Real accounts are the accounts which relate to the assets except debtor and creditor. Example of real accounts are cash, machinery, goodwill, furniture, building, patent, etc. etc. देखिए वो रियल अकाउंट के लिए क्या बोल रहा है, कह रहा है जी बिजनेस में ऐसी कोई भी थिंग, ऐसी कोई भी वस्तु जिसको हम वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, बिजनेस में ऐसी कोई भी थिंग जिसको हम वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो रियल अकाउंट कहलाती हैं। इसने दूसरी लाइन इसके लिए बोली है, कह रहे हैं अकाउंट्स ऑफ एसेट्स। ठीक है जी, एसेट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको रिपीट कर दूं एसेट्स क्या होते थे। एसेट्स हैं जी बिजनेस के रिसोर्सिस जिसकी वैल्यू मनी में मेजर कर सकते हैं और जो बिजनेस में हमने सेल परचेज के लिए नहीं रखे हुए हैं बल्कि बिजनेस में हमने यूज करने के लिए रखे हुए होते हैं। ठीक है, ऑल द इकोनॉमिक रिसोर्सेज हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर यूज पर्पस नॉट फॉर सेल पर्पस। ठीक है जी, हमने बिजनेस में क्या क्या एसेट्स होती हैं, मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, ठीक है, फिटिंग्स, लाइटिंग, फैन, ठीक है जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी बिजनेस की एसेट्स कहलाती हैं। क्योंकि हम बिजनेस ला करके, क्योंकि हम फर्नीचर ला करके सेल नहीं करेंगे, हम
हम लोगों ने मशीनरी ला करके सेल नहीं करेंगे, वो बिजनेस में यूज किए जाएंगे सालों साल, उसकी मदद से वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज की मदद से बिजनेस पैसा कमाएगा। ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके एसेट्स कहलाते हैं। तो ये रियल अकाउंट में भी यही कह रहा है, जो एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू हम मनी में मेजर कर सकते हैं, वो सारे के सारे रियल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, डेस्कटॉप, फिटिंग्स, फर्नीचर, ट्यूबलाइट और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे के सारे आपके एसेट्स हैं, वो सारे सारे रियल अकाउंट हैं। ठीक है जी, तो वो सारे के सारे रियल अकाउंट होते हैं। अब रियल अकाउंट, ठीक है जी, और इसने मैंने आपको ये भी, जब मैंने आपको एसेट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था जो डेटर्स होते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि उससे आपने पैसा लेना होता है। मैं आपको ना एक बार मैं आपको एक बार बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की स्लाइड पर ले चलता हूं। ठीक है जी, देखिए एसेट्स, एसेट्स में कह रहा है जी, एसेट्स क्या है, बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं और वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं विच एनेबल द फर्म टू गेट बेनिफिट इन फ्यूचर। ठीक है, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, संपत्ति होती है, वो उसकी एसेट्स होती हैं, और वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिन इकोनॉमिक रिसोर्सेज के द्वारा वो बिजनेस में बेनिफिट अर्न करता है। ठीक है जी, और उसको सेल परचेज के लिए वो नहीं रखता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और एसेट की डेफिनेशन में इसने स्पेशली लिखा हुआ था इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर, जो हमने दूसरों से पैसा लेना होता है, जो डेटर्स होते हैं वो आपकी एसेट्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये रियल अकाउंट के लिए भी यही कह रहा है जी, जो भी बिजनेस के एसेट्स हैं, तो ये यही कह रहा है कि जो भी बिजनेस के एसेट्स हैं वो सारे के सारे रियल अकाउंट हैं, लेकिन जो डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं ना, वो आपके रियल अकाउंट नहीं है। मैंने ऊपर नेचुरल पर्सन में आपको सिखा दिया है कि डेटर्स जो होते हैं नेचुरल पर्सन होते हैं, वो नेचुरल पर्सन अकाउंट होते हैं, इसलिए एसेट्स तो आपके रियल अकाउंट तो हैं, लेकिन डेटर्स और क्रेडिटर्स आपके रियल अकाउंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये कैश, मशीनरी, गुडविल, फर्नीचर, बिल्डिंग, पेटेंट। ठीक है जी, एसेट्स में मैंने आपको पढ़ा दिया था, कुछ आपकी टेंजिबल एसेट्स होते हैं, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क इत्यादि आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। वो इंटेंजिबल एसेट्स भी आपकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू रखती हैं, उसे आप मार्केट में कल को बेच भी सकते हो, तो वो सारे के सारे रियल अकाउंट कहलाते हैं। तो वो सारी की सारी एसेट्स जो होती हैं आपके रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है जी, अब रियल अकाउंट का ना इसने अगली वाली स्लाइड में रिकॉर्डिंग का नियम बताता है। रियल अकाउंट के लिए इसने नियम क्या बताया, कह रहे जी डेबिट व्हाट कम्स आउट और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और whenever any property comes in the business it is debited, whenever it goes out from the business it is credited। ठीक है जी, देखिए अब इतना तो समझ गए, एसेट्स जो है रियल अकाउंट है, एसेट्स क्या है, मशीनरी है, कैश है, फर्नीचर है, लैपटॉप है, फिटिंग्स हैं। अब इसके लिए उसने नियम बता दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मान लेते हैं मैं कोई फर्नीचर परचेज करके ले आया कैश में, तो फर्नीचर अकाउंट मेरा यहां पर डेबिट होगा, क्योंकि फर्नीचर व्हाट कम्स इन, फर्नीचर मेरे बिजनेस में आ रहा है, जो मेरे बिजनेस में आ रहा होता है उसे मैं डेबिट करता हूं। हो सकता है आज से 3-4 साल बाद मैंने फर्नीचर चेंज करने के लिए मैंने पुराना फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर जब मैंने बेच दूंगा तो मेरा कहलाएगा फर्नीचर सेल अकाउंट। फर्नीचर सेल अकाउंट यहां पर मेरा क्रेडिट होगा जब मैं फर्नीचर यहां पर बेच दूंगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर चला जाएगा उसे मैं क्रेडिट करूंगा और जो इन होगा उसे मैं डेबिट करूंगा। इसी प्रकार मैंने कंप्यूटर परचेज करके ले आया, तो कंप्यूटर में जब परचेज करके ले आया तो कंप्यूटर मेरे बिजनेस में आ गए, तो मेरा यहां पर कंप्यूटर अकाउंट में डेबिट करूंगा। जब मैंने पुराने कंप्यूटर बेच दिए आज से 2-3-4 साल बाद, तो मैं कंप्यूटर अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर अकाउंट मेरे बिजनेस से चले गए। जो आ जाएगा मैं उसे डेबिट कर दूंगा, जो चला जाएगा मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है जी, ये रियल अकाउंट का नियम है। अब आता है जी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी, देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या है, आइए इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स रिलेटिंग टू द इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। देखिए बिजनेस जब अपने माल को सेल करता है तो वो उसके लिए सेल अकाउंट खोलता है। सेल उसके लिए क्या है, रिवेन्यू है, उसके लिए इनकम है। ठीक है जी, जब वो माल परचेज करके लाता है किसी दूसरी फर्म से, किसी दूसरी आदमी से, तो वो परचेज अकाउंट खोलता है। परचेज अकाउंट उसके लिए क्या है, परचेज अकाउंट उसके लिए एक्सपेंसेस हैं। परचेज अकाउंट उसके लिए एक्सपेंसेस है। उसने किसी को रेंट पे कर दिया,
उसके रेंट पे करना भी उसके लिए एक्सपेंसिव है, उसके लिए खर्चा है। उसने सैलरी पे कर दी, सैलरी पे करना उसके लिए एक्सपेंडिचर है। उसने किसी को रेंट पे, सैलरी, वेजेस पे कर दी, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसिव पे कर दिया, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव अकाउंट नॉमिनल है। अब उसको बिजनेस में पैसा आता कहां से है? मान लेते हैं उसने कोई गुड्स सेल कर दिया, ठीक है, उसने किसी फैक्ट्री की बिल्डिंग रेंट पर दी हुई थी, उससे उसको रेंट रिसीव होता था। रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्या है? उसके लिए रिवेन्यू है, ठीक है जी। उसने बिजनेस के पैसे को कहीं इन्वेस्ट करा हुआ था, इन्वेस्ट करने के कारण उसको उस पैसे से इंटरेस्ट मिलता था, ब्याज मिलता था, तो इंटरेस्ट उसके लिए क्या है? ब्याज है। तो इंटरेस्ट उसके लिए एक रिवेन्यू अकाउंट है। रिवेन्यू अकाउंट क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो बिजनेस में होने वाले सारे के सारे इनकम और गेन, और इसके अलावा बिजनेस में होने वाले सारे के सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो इसने एग्जांपल दे दिया, आपको कहीं कमीशन मिल गई, आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल गया, आपको किसी ने डिस्काउंट दे दिया, आपने सेल कर दिया, वो सारे के सारे आपके रिवेन्यू है। और खर्चे आपने जो कर दिए, कोई भी एक्सपेंस कर दिया, सैलरी पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, डिस्काउंट पे कर दिया, ठीक है जी, वो सारा का सारा आपको नॉमिनल अकाउंट है। कह रहे हैं जी द नेट रिजल्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी, नॉमिनल अकाउंट का पर्पस क्या है? देखिए, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप सारे के सारे एक्सपेंडिचर लिख देंगे, क्रेडिट साइड में आप सारे के सारे सेल्स लिख देंगे। जब सेल्स से, रिवेन्यू से, जो सारे के सारे आप रिवेन्यू और सेल्स में से बिजनेस के एक्सपेंडिचर लेस करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर बिजनेस को कितना लॉस हुआ। तो देखिए, एक्सपेंडिचर और सेल्स ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का पर्पज ही यही है कि आप सेल्स में से, अपने रिवेन्यू में से लॉसेस को लेस कर दीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कितना आपने बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया और कितना आपके बिजनेस में लॉस हुआ। ठीक है जी, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है जी, तो नॉमिनल अकाउंट के लिए इसने नियम बता दिया, डेबिट द एक्सपेंसेस और डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ठीक है जी, मान लेते हैं मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए की सेल कर दी, तो सेल अकाउंट में यहां पर क्रेडिट करूंगा। ठीक है जी, क्योंकि मेरा यहां पर नियम है क्रेडिट द इनकम और गेन। जो भी बिजनेस में रिवेन्यू है, इनकम है, गेन है, उसको मैं क्रेडिट करूंगा। ठीक है, मेरे को कहीं से रेंट मिल गया, मैंने फैक्ट्री की बिल्डिंग रेंट पर दी हुई थी, वो मेरे को हर महीने रेंट आता था, तो मैं रेंट रिसीव्ड अकाउंट यहां पर क्रेडिट करूंगा। मान लेते हैं मेरे को 50,000 रुपए रेंट आ गया, तो 50,000 रुपए मैं रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट करूंगा। मेरे को किसी ने इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है जी, तो ये इंटरेस्ट मैंने किसी को जब पे कर दिया, तो ये मेरा इंटरेस्ट अकाउंट क्या है? माफ कीजिएगा, इंटरेस्ट मैंने रिसीव किया किसी से, मैंने बिजनेस के रिसोर्सेज कहीं इन्वेस्ट करे हुए थे, तो वो मैं वहां से मेरे को इंटरेस्ट आता है, तो मेरा इंटरेस्ट रिसीव मेरे लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा। इसके अलावा मेरे बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं, मैं कहीं से गुड्स परचेज करके ले आया, ठीक है जी, मैंने कहीं से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर पे कर दिया, मैंने किसी को सैलरी पे कर दी, मैंने किसी को वेजेस पे कर दिया, तो ये सारे के सारे अकाउंट मेरे डेबिट होंगे। ठीक है जी, क्योंकि मेरा नियम है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है जी, अब ये बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको मैं पढ़वाता हूं फिर समझाऊंगा। कहते हैं जी, व्हेन ए प्रीफिक्स और सफिक्स like outstanding, prepaid, accrued, unearned is added to the nominal account, it becomes a personal account. Example is given below. Rent account, outstanding rent account और prepaid rent account. देखिए, कह रहे हैं कि जब आपने किसी नॉमिनल अकाउंट्स के पहले कुछ लगा दिया, प्रीफिक्स कर दिया, या उसके बाद में कुछ लगा दिया, तो वो आपके पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। ठीक है जी, अब देखिए मेरा रेंट अकाउंट है। रेंट यानी कि क्या? मैंने अपना रेंट किसी को पे करता हूं मैं, वो मेरे लिए बिजनेस का खर्चा है। जब मेरे लिए बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, तो वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन मैंने किसी को रेंट पे करता हूं, लेकिन मैंने उसको रेंट पे नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है आखिरी 2-3 महीने का, तो वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने उस आदमी का रेंट जो है पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या बन गया? पर्सनल अकाउंट बन गया। इसी तरीके से प्रीपेड रेंट, मैंने किसी को रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको मैंने रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो वो पर्सन को जब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा प्रीपेड रेंट जो है मेरा पर्सनल अकाउंट बन गया। इसी तरीके से सैलरी अकाउंट,
सैलरी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, आपका खर्चा है, लेकिन जब वो सैलरी आउटस्टैंडिंग कहलाएगा या सैलरी प्रीपेड कहलाएगा तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि आपने किसी पर्सन को सैलरी पे करनी है, आउटस्टैंडिंग में खड़ी है, या आपने किसी पर्सन को, आपने किसी आदमी को, किसी नेचुरल पर्सन को आपने सैलरी प्रीपेड कर दी, इसलिए वो आपका सैलरी प्रीपेड बन गया, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट बन गया। ठीक है जी, इसी तरीके से कमीशन अकाउंट और इसी तरीके से इंटरेस्ट अकाउंट। बड़ा अच्छा एग्जांपल है जी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा अंडरस्टैंडिंग का ही ये पॉइंट है। ठीक है जी, देखिए अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले ना मेरी इच्छा है मैं आपको एमसीक्यू और एआर कराऊं, जिससे आपकी इस चैप्टर को लेकर के अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाए। अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है जी, तो इसको स्किप करते हैं, एमसीक्यू और एआर पर चलते हैं। ठीक है जी, आइए सबसे पहला एमसीक्यू है, कहते हैं जी सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू। हमने राम को गुड्स जो है कैश में सेल कर दी। देखिए हमने ना कैश में गुड्स सेल कर दी, तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर ना दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे, कैश अकाउंट और राम अकाउंट। कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कह रहे हैं हमने जो है ना राम को गुड्स सेल कर दी कैश में, तो इससे दो दो अकाउंट इंपैक्ट होते हैं, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि कैश अकाउंट क्या है। कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश आपकी एक एसेट है। ठीक है जी, मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जब चैप्टर पढ़ाया था ना, वहां पे मैंने आपको ये मैंने बताया भी था, करंट एसेट जो होती हैं उसमें कैश जो होती है आपकी करंट एसेट होती है। ठीक है जी, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, कैश आपकी एसेट है और एसेट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं वो आपके रियल अकाउंट होते हैं। और रियल अकाउंट के लिए हमने एक नियम पढ़ा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है जी, जब हमने किसी को कैश में गुड्स सेल कर दिया तो कैश हमारे बिजनेस में आ गया। कैश बिजनेस में आ गया तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन कहलाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन का नियम होता है। तो इसने क्वेश्चन यही पूछा है, कैश में हमने किसी को गुड्स सेल कर दिया तो कैश अकाउंट, तो हम डेबिट क्या करेंगे, तो हम कैश डेबिट कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट मेरा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के लिए मेरा नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन। मेरे बिजनेस में सेल करने पर कैश आ गया, इसलिए मैं कैश अकाउंट को यहां पर डेबिट करूंगा। ठीक है जी, तो ये कैश अकाउंट इज डेबिटेड। अब कह रहे हैं जी विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू। देखिए जब ये कैश बिजनेस से चला गया, प्रोप्राइटर है बिजनेस का, मालिक जो है उसने बिजनेस से गले से 10,000 रुपए का कैश लेकर के अपने घर चला गया। ठीक है, एक तरफ तो ड्राइंग्स कहलाएगी वो अलग बात है, लेकिन ये पूछ रहा है इसमें क्रेडिट क्या होगा। देखिए जब वो कैश लेकर गया, कैश क्या है, बिजनेस की एसेट्स हैं, और बिजनेस की एसेट्स क्या होती हैं, बिजनेस की एसेट्स रियल अकाउंट होती हैं, और रियल अकाउंट के लिए हमने अभी अभी एक नियम पढ़ा हुआ है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी, जब वो बिजनेस से कैश चला गया, प्रोप्राइटर ने बिजनेस के गले से कैश निकाला और कैश निकाल के वो अपने घर चला गया, तो कैश क्या हुआ, कैश बिजनेस से चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का नियम लगाते हुए कैश अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये तीसरा क्वेश्चन पूछता है बैंक अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नॉन ऑफ द अबव। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बैंक क्या है जी, बैंक किसी बैंक को रिप्रेजेंट करता है। क्या बैंक, एचडीएफसी में आपने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है, आपने एसबीआई में बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है। ठीक है जी, आपने आपने एसबीआई में, एचडीएफसी में, कहां आपने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है। ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो वो जो है ना
एक बैंक क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है जी। वो बैंक कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हुआ है, उसने जीएसटी नंबर लिया, उसने XYZ सारी फॉर्मेलिटी की है, तब जाके वो रजिस्टर्ड हुआ है। तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है जी। तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। कई लोग बैंक को रियल अकाउंट मान लेते हैं, लेकिन वो रियल अकाउंट नहीं है। मैं आपको रियल अकाउंट फिर से, बैंक जितनी भी एसेट्स होती हैं वो आपके जितनी भी एसेट्स होती हैं वो आपकी रियल अकाउंट होती हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट, बैंक जो होता है वो एक एसेट तो है, मैं मानता हूं, लेकिन बैंक अकाउंट रियल अकाउंट नहीं होता है। बैंक अकाउंट और डेटर्स जो होते हैं वो आपकी एसेट्स तो हैं, बैंक और डेटर आपकी एसेट्स तो हैं, लेकिन आपके रियल अकाउंट नहीं है, ये आपके पर्सनल अकाउंट हैं, ठीक है। तो यहां पर एक एक्सेप्शन बजाती हैं, सारी की सारी आपकी एसेट्स जो होती हैं रियल अकाउंट होती हैं, लेकिन बैंक अकाउंट आपके रियल अकाउंट भी आप बैंक अकाउंट आपकी एसेट्स भी हैं, डेटर आपकी एसेट्स भी हैं, लेकिन बैंक अकाउंट और डेटर अकाउंट जो होते हैं रियल अकाउंट नहीं होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट होते हैं बस। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब ये चौथा है, कह रहा है जी ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको भी बताया है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लाता है तो कैपिटल अकाउंट खोलता है उसके लिए। जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से पैसा ले जाता है तो उसके लिए वो ड्रॉइंग्स अकाउंट खोलता है। तो ड्रॉइंग्स और कैपिटल बिजनेस के ओनर को, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ड्रॉइंग्स और कैपिटल आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। अब कह रहे हैं जी गुडविल अकाउंट इज ए, गुडविल क्या है जी, गुडविल आपकी एसेट्स है। मैंने आपको एसेट्स में पढ़ाया था, एसेट्स दो प्रकार की होती हैं, टेंजिबल भी होती हैं, इंटेंजिबल भी होती है। गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है, गुडविल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है जी। थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ फिर से। मान लेते हैं मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे शहर में मिठन लाल करके कोई हलवाई की दुकान है, वो बहुत बड़ा हलवाई है, उसकी साल की 1.5-2 करोड़ की सेल है। वो उसके लड़के कनाडा में सेट हो गए, तो वो कह रहे हैं मैं अभी अब कनाडा में सेट होऊंगा, तो अपना बिजनेस यहाँ पे बेच के जाना चाहता है। तो देखिए बिजनेस जब वो बेचने जाना चाहता है और कोई आदमी उसका बिजनेस जब खरीदने के लिए आता है ना, तो वो उसके बिजनेस की वैल्यू लगाता है, कहते हैं आपकी इतने की मिठाइयां पड़ी हैं, इतने की मशीनें पड़ी हैं, इतने की आपकी लैंड की वैल्यू है, इतने की बिल्डिंग की वैल्यू है, सब मिलाकर के 2 करोड़ रुपए हो जाते हैं। 2 करोड़ रुपए आप मेरे से लीजिए और मेरे को अपना बिजनेस बेच दीजिए। लेकिन वो मिठन लाल कहता है जी 2 करोड़ तो आपने मेरी एसेट की वैल्यू, सारी चीज वैल्यू निकाल दी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल से काम करने के कारण यहाँ पर मेरी एक गुडविल है मार्केट में। आप मेरे नाम से कल को बिजनेस चलाएंगे तो आपकी सेल ज्यादा होगी, इसलिए आप मेरे को 2 करोड़ के अलावा 1 करोड़ रुपया ज्यादा दीजिए। 3 करोड़ रुपए मैं आपको बिजनेस में अपना सेल कर दूंगा। तो जो बिजनेस परचेज करने वाला उसको 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दे देता है। तो 1 करोड़ रुपया उसकी क्या है, गुडविल है, उसने उसकी गुडविल की मॉनिटरी वैल्यू 1 करोड़ रुपया निकाली गई है, तो उसकी वो मॉनिटरी वैल्यू है, ठीक है जी। गुडविल की कुछ ना कुछ मॉनिटरी वैल्यू होती है। तो रियल अकाउंट में भी उसने यही बताया, रियल अकाउंट क्या होते हैं, जिसकी कुछ मॉनिटरी वैल्यू होती है और बिजनेस की एसेट्स होती हैं, ठीक है जी। तो गुडविल अकाउंट आपकी क्या है, आपका एक रियल अकाउंट है, ठीक है जी। तो गुडविल अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। अब प्रीपेड सैलरी अकाउंट पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जी, बहुत बार बता दिया। रिप्रेजेंटेटिव सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट किसी पर्सन को, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आपने सैलरी देनी है, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं जी विड्रॉल फ्रॉम बैंक इज क्रेडिटेड टू, हमने बैंक से पैसा निकाल लिया। देखिए सबसे पहले तो आप, बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ठीक है जी, समझ गए। पर्सनल अकाउंट के लिए नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है जी। अब देखिए बैंक से हमने कुछ पैसा निकाल लिया, हमारे बिजनेस ने क्या करा, बैंक गया और बैंक से कुछ पैसा निकाल करके ले आया। जब वो बैंक से कुछ पैसा निकाल करके ले आया तो कैश अकाउंट उसका आ गया और यहां पे टू बैंक अकाउंट हो गया। देखिए कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों पर्सनल अकाउंट है। जब उसके बिजनेस में कैश आ गया तो यहां पर मेरा नियम बन गया डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट, ठीक है। डेबिट, माफ कीजिएगा, कैश अकाउंट तो आपका रियल अकाउंट है, ठीक है जी।
कैश अकाउंट आपका डेबिट, कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए मेरा नियम क्या होता है, चलिए दोबारा से देखिए। विड्रॉल फ्रॉम बैंक इज क्रेडिटेड टू, हमने क्या करा, बैंक गए और बैंक से 50,000 रुपए का कैश निकलवा करके अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में ले आए, तो मेरी इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है आपका, एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट के लिए नियम क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है जी, कैश मेरे बिजनेस में आ गया, कैश मेरे बिजनेस में आ गया तो मैं इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है जी, पर्सनल अकाउंट के लिए नियम क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी, यहां पर बिजनेस को कैश किसने दिया है, बैंक ने दिया है, बैंक अकाउंट ने दिया है। कैश देने वाला कौन है, कैश देने वाला बैंक है, बैंक पर्सन है हमारा, तो हमारे को कैश क्रेडिट द गिवर, जो हमारे को देने वाला, बिजनेस को देने वाला यहां पर बैंक है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम योग बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बस। ठीक है जी, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज आउटवर्ड और डिस्काउंट अलाउड। देखिए कैरेज इनवर्ड क्या होता है, मैं कहीं से माल परचेज करके लाया, माल परचेज करने के कारण माल बहुत ज्यादा था, माल परचेज करने के कारण मेरे को अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए कुछ ना कुछ भाड़ा देना पड़ा। जब मैंने उसको भाड़ा दिया, जब मैंने उसको भाड़ा दिया तो वो भाड़ा मेरे लिए खर्चा है, और वो भाड़ा मैंने उसको दिया वो मेरे लिए कैरेज इनवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, मैंने अपना माल किसी को सेल कर दिया, माल सेल करने के लिए मैंने उसके वहां पर उसको माल डिलीवर कराया, माल डिलीवर कराने के लिए जो मेरा खर्चा हुआ, चाहे मैंने छोटा हाथी बुक करा, कुरियर करा, कुछ भी करा, तो वो खर्चा जो वो मेरे हुआ माल डिलीवर करने के लिए, सेल के वक्त जो मेरा खर्चा हुआ वो मेरे लिए कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, मान लेते हैं मैंने किसी को 50,000 रुपए की मेरी गुड्स थी, मैंने उसको कहा मैं से 50,000 ना दे करके आप मेरे को केवल 45,000 रुपया दे दीजिए, 5,000 रुपए का मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूं, तो 5,000 रुपए का मैंने किसी को डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो वो भी मेरे लिए खर्चा है। तो देखिए कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड और डिस्काउंट अलाउड, ये सारे के सारे मेरे लिए एक्सपेंसेस हैं और नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस का मतलब है नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हमारा नियम होता है डेबिट द एक्सपेंसेस और क्रेडिट द इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए इनकम है, मतलब कि मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए नियम होता है क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी, तो मेरे लिए यहां पर क्रेडिट क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए यहां पर क्रेडिट होगा। ठीक है जी, मैं किसी से 1,00,000 रुपए का माल, 1,00,000 रुपए का माल मैं कहीं से परचेज करके लाया, तो सामने वाला मेरे को आदमी कहता है मैं आपको ना 10%, 10,000 रुपए का डिस्काउंट देता हूं, आप मेरे को केवल 90,000 रुपए पे कर दीजिए, 10,000 रुपए पे मत कीजिए। तो 10,000 रुपए मेरे को एक डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया तो मेरे को 10,000 रुपए की मेरी इनकम हो गई, इनकम होगी तो मेरा नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया तो क्रेडिट द इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट 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 द इनकम। ठीक है जी, तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है जी, अब है जी डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है जी, ये यही सब कह रहे हैं एक्सपेंस अकाउंट। अब है जी सिंडी क्रेडिटर क्या है, जिसको हमने पैसा देना होता है, सिंडी क्रेडिटर हमारे लिए जिसको हमने पैसा देना होता है। ठीक है जी, सिंडी क्रेडिटर रिवेन्यू लाइबिलिटी है, सिंडी क्रेडिटर मेरे लिए लाइबिलिटी है। ठीक है जी, इसको पैसा देना होता है वो लाइबिलिटी होती है। कह रहा है रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमने यही नियम तो पढ़ा है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी, अब कह रहा है जी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था रियल अकाउंट की कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है और रियल अकाउंट कहलाता है। उसके लिए नियम होता है जो आ जाए उसको डेबिट कर दो, जो चला जाए उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है जी, अब AR क्वेश्चन है, कह रहे हैं सैलरी पेड फॉर द ईयर इज डेबिटेड टू, सैलरी पेड फॉर द ईयर इज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। हमने किसी को सैलरी पे कर दी, सैलरी पे करना मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है। सैलरी मैंने किसी को पे कर दी तो मैंने डेबिट कर दिया, बिल्कुल सही करा। कह रहा है सैलरी पेड इज एन एक्सपेंस इज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। अरे बिल्कुल, उसने तो खुद से नियम भी बता दिया, उसने पहले एंट्री बता दिया, उसने बता दिया सैलरी को हम डेबिट करते हैं, फिर उसने उसका रीजन बता दिया उसका
रीजन भी बता दिया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और ये असर्शन के रूप में जो स्टेटमेंट दी गई है, जो रीजन के रूप में स्टेटमेंट दी गई है, ऊपर वाले असर्शन का करेक्ट रीजन है। ठीक है जी। अब है जी स्टेशनरी एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट। देखिए स्टेशनरी एक एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में नियम होता है डेबिट द एक्सपेंसेस, लेकिन ये इसमें क्या कर रहा है, तो क्रेडिट करके बैठ गया, इसने गलत किया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत की है, इसने यहाँ पर गलत किया। एक्सपेंस इनकरेड इज क्रेडिटेड, नहीं जी नहीं, एक्सपेंस को तो हम डेबिट करते हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। ठीक है जी, बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट। ठीक है जी। अब है जी कह रहे हैं रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम हेंस इज क्रेडिटेड टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। रेंट हमको कहीं से मिल गया तो हमारे लिए इनकम है, हमारे लिए रिवेन्यू है, हमारे लिए प्रॉफिट है। हमने कहीं से किसी को रेंट मिल गया, और रेंट मिलना हमारा नॉमिनल अकाउंट है। रेंट रिसीव को हम क्रेडिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट में, हम यही करते हैं जी। नॉमिनल अकाउंट में जो भी आपकी इनकम होती है उसको क्रेडिट करते हैं। इसने बिल्कुल सही किया, इनकम रिसीव्ड आर क्रेडिटेड। ठीक है जी, ऊपर वाली स्टेटमेंट भी सही है, नीचे वाली स्टेटमेंट भी सही है। और नीचे वाले स्टेटमेंट में आर में इसने रीजन बता दिया, हमने रेंट रिसीव को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हम सारी की सारी इनकम को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर जो है ऊपर वाली स्टेटमेंट का सही रीजन है। कह रहे हैं बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब है जी क्रेडिटर्स अकाउंट है क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल सही बात है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिसको हमने पैसा देना होता है, लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है जी, तो वो लाइबिलिटी क्या बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, लाइबिलिटीज जो होते हैं, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है जी, और क्रेडिटर्स आर द पर्सन और एंटिटीज टू हुम अकाउंट इज पेबल दस हैव ए क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, क्रेडिटर्स क्या है, जिसको हमने पैसा देना होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, और इसने क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, और इसने यहाँ पे रीजन में स्टेटमेंट बता दिया, रीजन बता दिया कि क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस इसलिए होता है क्योंकि हमने उसको पैसा देना होता है, इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है जी, आइए कह रहे हैं कैश अकाउंट इज डेबिटेड ऑन रिसीट ऑफ अमाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट बीइंग ए रियल अकाउंट एंड एसेट अकाउंट इज डेबिटेड ऑन रिसीट ऑफ अकाउंट। बिल्कुल जी, कैश अकाउंट का डेबिट, कैश अकाउंट जब आ जाता है, कैश हमारे बिजनेस में आता है, तो कैश हमारे लिए रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट के लिए नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे बिजनेस में कैश आ गया तो हम इसलिए इसको डेबिट करेंगे। तो इसने इसका रीजन ही बता दिया दूसरी स्टेटमेंट में, कहता है जी कैश अकाउंट हमारे लिए रियल अकाउंट है, एसेट है, इसलिए उसको रिसीट पर डेबिट किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और रीजन उसने बता दिया कि कैश अकाउंट को डेबिट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हमारा रियल अकाउंट होता है और एसेट होता है जो रिसीट होने पर डेबिट किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, और नीचे उसने करेक्ट रीजन भी बता दिया। अब कहते हैं जी ऑन कैश बीइंग विड्रॉल फ्रॉम बैंक कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखिए किसी ने बैंक, हमने क्या करा, बैंक गए और बैंक से कैश निकलवा करके आ गए। जब कैश निकलवा करके आ गए ना, तो कैश अकाउंट यहां पर डेबिट होगा। ठीक है, और बैंक अकाउंट यहां पर क्रेडिट होगा। ठीक है, कैश है क्या है, हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए नियम क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब हम बैंक से कैश निकलवा करके आ गए, कैश हमारे बिजनेस में आ गया, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट कौन होगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट यहाँ में हमारे लिए एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए नियम होता है क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे बिजनेस को कैश किसने दिया है, बिजनेस को कैश बैंक ने दिया है, तो यहाँ पर गिवर कौन हुआ, गिवर यहाँ पर बैंक हुआ। ठीक है जी, तो ये कह रहा है बैंक कैश को डेबिट कर दो, बैंक को क्रेडिट कर दो। बिल्कुल सही है जी, स्टेटमेंट में कुछ कमी पेशी नहीं है। कह रहा है ऑन कैश बीइंग डिपॉजिटेड इन बैंक कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। यहाँ पे वो कैश निकाला था उसने, यहाँ पर उसने कैश जो है बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जब बैंक में कैश डिपॉजिट करा दिया तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश बिजनेस से लिया और बैंक में जाके जमा करा दिया। कैश मेरे लिए रियल अकाउंट है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
ठीक है जी, बिजनेस से कैश चला गया बैंक में, बिजनेस से कैश चला गया बैंक में, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जब कैश चला गया तो मैंने रियल अकाउंट के नियम से जो चला जाता है उसको मैं क्रेडिट कर देता हूं। कैश आया किसके पास है? पर्सनल अकाउंट बैंक के पास आया है। बैंक कहता है जी डेबिट द रिसीवर। जब बैंक के पास पैसा आ गया तो ये बैंक यहाँ पर रिसीवर हो गया, तो बैंक को मैं डेबिट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर बैंक जो है रिसीवर है। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, देनी इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। उसने ऊपर एक एंट्री बता दिया, जब बैंक से हम पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तब क्या एंट्री होती है, नीचे उसने एक एंट्री बता दी जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं तब क्या एंट्री होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट का रीजन सही है। ठीक है जी, दोनों स्टेटमेंट सही तो है लेकिन दोनों स्टेटमेंट का आपस में कुछ रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट फैक्ट बता रही हैं। अब कहते हैं जी ऑन रेंट बीइंग पेड कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड रेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखिए हमने किसी को रेंट पे किया, जब हम किसी को रेंट पे करते हैं तो हमारी पता है क्या एंट्री होती है, हमारे से सबसे पहले तो कैश चला गया। ठीक है जी, रेंट किसी को कैश में पे कर दिया तो कैश चला गया, कैश हमारे लिए रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए इसको क्रेडिट होगा। रेंट मैंने किसी को पे करा तो मैं अकाउंट करूंगा रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट क्यों करूंगा? क्योंकि रेंट मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंसिस है, एक्सपेंसिस मतलब कि नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में मेरा नियम होता है डेबिट द एक्सपेंसिस, इसलिए मैं यहाँ पर डेबिट करूंगा। इसने क्या करा, इसने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया और रेंट को क्रेडिट कर दिया, इसने रिवर्स कर दिया जी, इसने बिल्कुल उल्टा कर दिया, तो ये काम इसने गलत करा है, स्टेटमेंट गलत है। अब कह रहा है जी रेंट पेड इज एन एसेट देयरफॉर इज डेबिटेड कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। अरे रेंट पेड एसेट नहीं है, रेंट पेड तो मेरा खर्चा है। ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, बोथ ए एंड आर इज नॉट करेक्ट। कहते हैं जी डबल एंट्री सिस्टम मींस ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। अरे यार कितनी गलत बात कर रहा है। देखिए डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एस्पेक्ट अलग से होता है और क्रेडिट एस्पेक्ट अलग से होता है। इसलिए डेबिट में अलग से अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट में अलग से अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी, लेकिन एंट्री एक ही बार होती है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम एंट्री दो दो बार कर देंगे। एंट्री का जो अमाउंट होता है वो दो बार लिखा जाता है लेकिन एंट्री एक ही बार होती है। तो ये स्टेटमेंट तो ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। ओके, दूसरा कह रहा है जी डबल एंट्री सिस्टम मींस दैट ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड वन ऑफ देम इज क्रेडिटेड। देखिए ये स्टेटमेंट तो गलत है, मैंने आपको भी पहले भी पढ़ाया है ना। ट्वाइसली रिकॉर्ड नहीं की जाती है, एक जगह डेबिट और एक जगह क्रेडिट होता है। ठीक है जी, मैंने आपको नोट में भी पढ़ा दिया है। डबल एंट्री सिस्टम मीन दैट ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, दो बार रिकॉर्ड नहीं की जाती है, उसके अमाउंट को दो बार लिखा जाता है, एक बार डेबिट किया जाता है और एक बार क्रेडिट किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स दैट ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड वन ऑफ देम इज क्रेडिटेड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है जी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है जी, तो इसके लिए नोट भी दिया हुआ है, इट शुड बी नोटेड दैट डबल एंट्री सिस्टम डजंट मीन दैट ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस बट द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिटन ट्वाइस एट टू प्लेसेस, वन एज ए डेबिट एंड वन एज ए क्रेडिट। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, आपको मैंने कई बार रिपीट कर दिया, आप समझ चुके होंगे अब तक इसकी, मुझे उम्मीद है। कह रहे हैं जी आर्टिफिशियल पर्सन refers to the those accounts which do not have a physical existence as human being but they work as personal account।
बिल्कुल जी बिल्कुल, वैसे ह्यूमन बीइंग की तरह फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वो कागजों पर एग्जिस्ट करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट की तरह काम करते हैं। एंड इंस्टीट्यूशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्म अकाउंट आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और नीचे उसने सही रीजन दिया हुआ है। ठीक है जी, दोनों एक ही फैक्ट बता रही हैं, दोनों दोनों स्टेटमेंट सही भी है। कह रहे हैं जी व्हेन एन अकाउंट represents a particular person or a group of person, it is treated as a representative personal account. Salary outstanding account, prepaid insurance account, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट में वो कह रहा है जब कोई अकाउंट जो होता है किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहलाता है। जैसे किसी की हमने सैलरी देनी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बना देंगे, वो किसी ग्रुप के पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इन सारे इंप्लॉइज को सैलरी देनी है। हमने किसी को रेंट प्रीपेड कर दिया तो हम प्रीपेड रेंट का एक अकाउंट बना देते हैं, वो उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसको हमने रेंट प्रीपेड कर दिया है। ठीक है जी, ये पहली स्टेटमेंट तो सही है। सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, लेकिन कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नहीं है, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये किसी नेचुरल पर्सन होते हैं। मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा तो मोहन का अकाउंट जब डेक्स्टन इंग्लैंड खोलेगा तो कैपिटल अकाउंट के नाम से खोलेगा, ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से खोलेगा। तो मोहन कौन है? एक नेचुरल पर्सन है। तो मोहन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नहीं है। ठीक है जी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अब है जी द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रियल अकाउंट सच एज कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। देखिए रियल अकाउंट की ये उसने डेफिनेशन बिल्कुल सही दी है कि वो सभी अकाउंट जिनकी वैल्यू हम मनी में मेजर कर सकते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है, मशीनरी भी, लैंड एंड बिल्डिंग भी, क्योंकि इन सब की वैल्यू हम मनी में मेजर कर सकते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपका रियल अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए ये एक आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होता है। अभी कह रहा है जी बैंक अकाउंट इज नॉट ए रियल अकाउंट, बैंक अकाउंट इज नॉट ए रियल अकाउंट, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट सिंस इट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है जी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है जी, 1 घंटा 22 मिनट लगभग कुछ हो गए हैं। ठीक है जी, मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। अभी मुझे उम्मीद है आपको काफी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के लिए डेवलप हो गई होगी। आप अगले लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।